है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि हमको, चूँकि हम बहुजन समाज पार्टी ये मूवमेंट भी है, मुझे लोगों को चुनाव लड़ाना है, मैं जब चाहूँगी तब किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हूँ। आप कैसे देखते हो उनके इस निर्णय को? क्या वजह लगती है कि क्यों वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए, एक उनका अपना राजनीतिक एक दाव है। बड़े नेता जितने भी हम अक्सर देखते हैं तो वो पूरे प्रदेश में, देश में चुनाव जब लड़ाते हैं खुद चुनाव नहीं लड़ते। और मायावती जी के सवाल पे जैसे हमने देखा कि जब उनको दिल्ली जाना हुआ तो वो अपने किसी मेंबर से इस्तीफा दिलवा करके फिर चुन करके चली गई हैं। जैसे अम्बेडकर नगर 2 बार मैंने देखा। तो चुनाव ना लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो किसी भी समय उनके लोग हैं, उनकी पार्टी है, उनके मेंबर होते हैं, किसी समय चुन ली जाएंगे। पर ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि खासकर भाजपा की तरफ से कि भाई वो चूँकि डर गए, मैंने इस वजह से नहीं लड़ी, या लड़के देख लें। तो देखिए, सच तो ये है कि एक नेता के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं, इससे तो बेहतर है कि देश के नेता, देश में अशिक्षा जो 60% अशिक्षा है वो कैसे दूर है, इसके लिए अगर टिप्पणी करते, उन गरीबों में शिक्षा कैसे हो, जिन गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं वहाँ बेहतर शिक्षा कैसे हो, इस पे लोग टीका टिप्पणी करते। उस गरीब के विषय में सोचते जो गरीब आज भी मड़ई में रहता है, उसके रहने के लिए छत नहीं है, उसके छत के विषय में टीका टिप्पणी करते। जो गरीब हॉस्पिटल में जूझ रहा है, जिसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, उसके विषय में टीका टिप्पणी करते तो हमको बेहतर लगता। वो उनको कुछ कहते हैं, वो उनको कहते हैं। मूल चीज, जो मूल लड़ाई है देश की, राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा और दवाई। नहीं, पर आप अगर देखें 2014 से 2019, अब पहले कल खुद ऑपोजिशन ने ये चीज़ कही जो मोदी जी के लिए या केंद्र सरकार के लिए हम कह सकते हैं कि 14 में चाय वाले का इशू था, इस बार चौकीदार इशू है। आपको क्या लगता है चुनाव में चौकीदार वाकई कोई इशू बन पाएगा? क्योंकि बहुत सारे वादे जो किए थे सरकार ने या पार्टी ने वो पूरे नहीं हुए, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना दाव चलती है। उसी दाव में भारतीय जनता पार्टी भी अपना दाव चल रही है। तो अब कितना दाव किसका कारगर होता है वो तो 23 मई को फैसला होगा। अभी हम लोग कैसे उसका बता सकते हैं? वोट तो हम लोगों को ही नहीं देना है, पूरे देशवासियों को वोट देना है। तो देशवासियों के समझ में जो आएगा, जिसका दाव सही बैठ जाएगा, उसको जनता वोट दे देगी। तो चौकीदार आपको लगता है वाकई कोई इशू बनेगा कि मैं भी चौकीदार? जो कैंपेन शुरू हुआ देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का इशू है और ये कोई इशू नहीं है। हमारी भारतीय समाज पार्टी का साफ मानना है कि जो देश में बेरोजगारी है, जो नौजवान बेकार घूम रहा है, उसको कैसे रोजगार मुहैया हो, उसको रोजी रोटी कैसे मिले, जो अशिक्षित है उसको शिक्षा कैसे मिले, जिसको छत नहीं है उसको मकान कैसे मिले, जिसके रास्ते नहीं हैं उनको रास्ते कैसे मिले, जिनके घर आज तक बिजली नहीं पहुंची है उनके यहाँ बिजली कैसे पहुंचे। ये हमारे लिए, हमारी पार्टी का बेहतर मानना है। तो आज मोदी जी काफ़ी बड़ी संख्या में चौकीदारों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगा? तो चुनाव के टाइम पे क्यों ये सारा चीज़ें याद रखते हैं? जब चुनाव आते हैं तो हर तरह के बातें होती हैं। वो सिर्फ गरीब, कमज़ोर, पिछड़े गए लोग, अधिकार से वंचित लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए, कोई नाव पे सवार हो जा रहा है तो कोई जहाज पे सवार हो जा रहा है, तो कोई मंदिर में जा कर के आप मंदिर में क्यों जा रहे हो, हम पहले चले गए। भाई, मंदिर तो घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना। और मंदिर में किसी को कोई पाबंदी, संविधान तो ये नहीं कहता है सब लोग जाइए, सब लोग आइए, लेकिन कोई चला गया, कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, तब आपस में भिड़ान हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे हिसाब से उन पिछड़े गए लोग, गरीब, कमजोर, लाचार लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए।
एक और इशू है, आज प्रधानमंत्री जी ने वंशवाद का बात उठाया। उनका जो वंशवाद की परंपरा है ये हमारी संस्थाओं को खत्म करने का काम करे। आप वंशवाद के उनके इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी में भी आपके साथ ऑलरेडी राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी संघर्षरत हैं, आपको आपके बाद वो भी चाहेंगे कि वो वंशवाद एक चीज मैं पहले भी उस बात से सहमत था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति अपने पैसे से साइकिल खरीदता है तो जब वो साइकिल लेके सवारी करता है, जब आगे कोई नाली पड़ती है तो उतर करके वो नाली साइकिल डका लेता है और डकाने के बाद फिर वो साइकिल पे चढ़ता है। लेकिन वही साइकिल अगर मंगनी कोई लेके जाता है तो जब वो सवारी करता है तो उस नाली पे चढ़ के डका लेता है, क्योंकि उसको उसका दर्द महसूस नहीं होता है कि मैंने पैसा लगाया है। तो जो 14 साल, जैसे हमने 14 साल झेल करके पार्टी को इस स्तर पे पहुंचाया है, उस दर्द को तो हर लोग तो नहीं समझेगा। परिवार के लोग जो यहाँ तक मेहनत करके पार्टी में हमारे साथ लग करके यहाँ तक आए हैं, अपने घर को, अपने परिवार को सुरक्षित अपना ही व्यक्ति ईमानदारी से रख सकता है। आज आप देख रहे हैं कि चुनाव जिसको टिकट नहीं मिला तो वो पता लगा कि आज भाजपा का झंडा है तो कल कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस वाला भाजपा का झंडा, सपा वाला बसपा का झंडा, बसपा वाला भाजपा का झंडा। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो हम तो भाई इसके पक्षधर हैं कि शेर के घर शेर ही पैदा होगा, उसके घर सियार नहीं पैदा होगा। अगर सियार के घर कोई शेर पैदा कर दे तो ये तो अतिशयोक्ति होगी, विश्व का आश्चर्य होगा। मैंने वंशवाद में कोई बहुत बड़ा वो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई उसको हम इशू नहीं मानते। 2 साल का और ये योगी सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने अपना कल रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, आप भी उसमें सहयोगी मंत्री हैं। आप सरकार के 2 साल के इस काम का कार्य कैसे देखते हैं? देखिए, कितने नंबर देते हैं? आपको लगता है कि ये जो 2 साल का काम है? देखिए, हम 2 साल में जो हमने अपने विभाग का काम किया है, पहला काम आज़ादी के बाद पहली बार कमज़ोर पिछड़े लोगों के लिए, पिछाड़े गए लोगों के लिए CCC की ट्रेनिंग निःशुल्क की व्यवस्था कराई। जो गरीब बच्चे मूक बधिर हैं, ऐसे बच्चों के ऑपरेशन के लिए लगभग 6 लाख रुपया लगते थे, सरकार 10,000 रुपया देती थी। उसको हमने बढ़ा करके 6,20,000 रुपया किया और लगभग 100 के आसपास बच्चों का ऑपरेशन हुआ। जो सफल ऑपरेशन हुआ, बच्चे बोलने लगे और परिवार खुशहाल हुआ। तीसरी चीज, पिछड़ा वर्ग के लिए जो विभाग मेरे पास है, 4 साल लगातार 1,000 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के दोनों मिला के मिलते थे, लेकिन 2 साल के अंदर हमने उसे 405 करोड़ रुपया बढ़ाया। अब 1,000 करोड़ की जगह 1,405 करोड़ रुपया बजट एलाट कराया। एक ये उपलब्धि है। अगर हर साल 200 करोड़ बढ़ा होता तो आज वो जाकर के 2,000 करोड़ हो गया होता, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन 2 साल के अंदर ऐसा हम लोगों ने इसको अपने विभाग में किया। आप संतुष्ट हैं साहब अपनी सरकार? हम अपने विभाग से हम तो संतुष्ट हैं, और मुझे जो करना चाहिए था और बजट मिला होता तो हम इस विभाग को उस लायक बनाने के मूड में हैं कि इस विभाग का नाम लेने के बाद लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। तो मैं इस विभाग को, दिव्यांग विभाग को उस मुकाम पे पहुंचाना चाहता था और चाहता भी हूं कि कल नई सरकार आवे तो लोग दिव्यांग विभाग पहले मांगे कि भाई ये विभाग मुझे मिल जाए। ऐसा हमारा मानना है कि इसको हम उस लायक बनाना चाहते हैं।